नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और मेरे साथ आरजू काजमी। और आज आरजू काजमी को इसलिए लेकर आई मैं क्योंकि बात मैं करना चाह रही थी दिल्ली इलेक्शंस में एग्जिट पोल जो आए हैं, जो बीजेपी की जीत की तरफ संकेत कर रहे हैं, जिनमें बीजेपी की जीत का पूर्वानुमान है, उन्हें पाकिस्तान में किस तरह से लिया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को तुम्हारे इलेक्शंस में काफी दिलचस्पी होती है। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में एनसी की जीत पर पाकिस्तान में काफी जश्न मना था। ऐसे ही आपको लोकसभा पोल्स भी याद होंगे। तो आरजू, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आभार, आपने टाइम निकाला है अदिति त्यागी ऑफिशियल के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच आदित्य कि आपने बुलाया और हमेशा आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो ये बताइए, इतना सन्नाटा क्यों है पाकिस्तान में? अगर यही जो एग्जिट पोल्स हैं ये अगेंस्ट होते बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के, तो पाकिस्तान में तो पटाखे छूट जाने थे, पटाखे फोड़े जाने शुरू हो जाने थे, आपके नेताओं ने बयान देने शुरू कर देने थे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए तो मुझे याद है आपके नेताओं ने बहुत बयानबाजी की थी जब वो जेल में थे, जेल से बाहर आए, ऐसा लगा कि उनकी पार्टी का कोई विंग पाकिस्तान में भी है। नहीं, देखें, जो आपके जो मेन इलेक्शंस होते हैं ना, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने सिलेक्ट होना होता है, जैसे जो आप कह रही हैं लोकसभा का, वो होता है, तो उसमें तो पाकिस्तान बहुत गौर से देखता है और उसमें सभी फवाद चौधरी से लेकर और प्राइम मिनिस्टर तक सभी चेक करते हैं कि क्या चल रहा है और कहीं बीजेपी तो नहीं आ रही है। लेकिन जो बाकी इलेक्शंस आपके यहाँ के होते हैं वो ज्यादातर पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं आते, क्योंकि वो नॉन स्टॉप चलते ही रहते हैं। हम लोग तो तंग हो जाते हैं, फिर इलेक्शन हो रहे, फिर इलेक्शन हो रहे। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो इशू भी है कि हमें समझ नहीं आ रही कि अब हर स्टेट के अलग अलग इलेक्शंस जो होते हैं वो हम इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अगर क्योंकि हाँ हमारे यहाँ तो नहीं, एक साथ ही होते हैं। अरे नहीं, मैं आपसे पता है क्या कह रही हूँ, हमारे यहाँ स्टेट इतने हैं ना, और हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, हम डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करते रहते हैं। और सच मानिए, पता है बहुत अच्छा लगता है। मैं दिल्ली इलेक्शंस कवर कर रही थी, कल मैं ग्राउंड पर थी, फील्ड पर थी, मैं वोटर से बात कर रही थी। कोई बनारसी साड़ी पहन के आ रही है महिला, किसी ने सितारों से सड़ी जो सजी हुई चुन्नी है वो डाली हुई है, बड़े बुरके जो हैं एकदम, कई बुरके जो थे बहुत अच्छे से उनको टीम अप किया हुआ था, बहुत ही जिसको बोलते हैं किसी के में सितारे थे, किसी के में कुछ मोती लगे हुए थे। तो एक फेस्टिवल की फीलिंग आती है आरजू हमें यहाँ पे। तो इसलिए हम करते, हमारे यहाँ चलते रहते चुनाव, हालांकि पता नहीं कितना चलेगा क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हमारे यहाँ भी हो रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन होना तो यही चाहिए कि एक साथ इलेक्शंस हो जाएं। लेकिन आपके यहाँ क्योंकि चलते रहते हैं, लेकिन आजकल आपके इलेक्शन से ज्यादा महाकुंभ की बात जो है, जो आपने बहुत अच्छा कवर किया है, उसकी बात ज्यादा चल रही है। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी और टीवी चैनल्स पर भी जो है वो दिखाया जाता है। और कल तो मोदी जी भी वहां पर पहुंचे थे और उनकी न्यूज चलती रही, तो वो इस वजह से इलेक्शंस शायद बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं हुए। और वैसे भी अगर बीजेपी हार रही होती और कोई भी दूसरी पार्टी आगे आ रही होती तो डेफिनेटली डिस्कस किया जाता। लेकिन क्योंकि बीजेपी जीत रही है और बीजेपी के साथ मुझे नहीं पता कि कौन से जन्म का हमारे साथ प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम लोग उसको बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर ही आपको दिखेगा अगर कोई बात कर रहा हो तो। अच्छा, आपने ये कहा ना पता नहीं कौन सा बीजेपी के साथ हमारी कौन सी दुश्मनी है। ये बीजेपी के साथ दुश्मनी है ना मोदी के साथ दुश्मनी है? ये दुश्मनी एग्जैक्टली है किसके साथ? ये शख्सियत सेंट्रिक है या ये पार्टी सेंट्रिक है? देखिए, दोनों ही है मेरे ख्याल से। बीजेपी भी कोई खास पसंद नहीं की जाती और मोदी जी का तो वैसे ही कहा जाता है कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है। तो वो इमरान खान ने नारा लगाया था नवाज शरीफ साहब के लिए, जब उन्होंने मोदी जी को इनवाइट किया था। तो मेरा ख्याल है दोनों को ही लेकर आए। और वैसे भी इमरान खान साहब जब थे प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक पीएम मोदी है जब तक भारत से कोई बात नहीं हो सकती। और शायद उनको ऐसा लगता था कि नेक्स्ट इलेक्शन में मोदी जी नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद मोदी जी तो वहीं रहे, इमरान खान नहीं रहे। तो ये एक हमने एक हवा बनाया हुआ है। लेकिन जहां तक मैंने देखा सुना पढ़ा है, तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो पाकिस्तान के टर्म्स तो तब भी ठीक नहीं थे, तब भी नाराजगी चल रही थी। तो अब पार्टी बदल गई है, लेकिन ये कि बहरहाल वो जो एक टेंशन है वो मेरे ख्याल है वहीं पर है इस वजह से। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के अपने इस वक्त बहुत हालात जो है, या कह लीजिए सिचुएशन जो है, कई जगह पर खराब है, जिसमें बलूचिस्तान भी है, केपीके भी है, इकोनॉमिक भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते के साथ ही फंड बंद कर दिए, तो इस किस्म की चीजें भी चल रही हैं। तो शायद इसलिए भी हमें इस वक्त टाइम नहीं है कि हम देखें कि दिल्ली इलेक्शंस में क्या हो रहा है, क्योंकि अपनी हालत खराब है तो पहले शायद इसी तरफ देखा जा रहा है और होना भी ना, यही चाहिए।
ना ना, आप ये तो ना कहें कि आपकी अपनी हालत खराब है तो इसलिए आप दिल्ली इलेक्शन भूल गए, क्योंकि दिल्ली इलेक्शन तो आप इसलिए, मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ, कश्मीर नहीं भूले आप, उसमें मैं आऊंगी बाद में। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो किस्सा है वो भी आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ और डिस्कस भी करना चाह रही हूँ, क्योंकि मौलाना साजिद रशीदी वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने तो बीजेपी को इस बार वोट डाला है। उनका ये भी दावा है कि भाई उन्होंने तो वो चाहते हैं कि मुसलमानों के भीतर से जो बीजेपी का खौफ है वो चला जाए। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वो उन्हें ये कहाँ से गलत फहमी हो गई है, ये खुश फहमी कैसे हो गई कि वो पहले मुसलमान है जिसने बीजेपी के लिए वोट किया है, और वो भी वो क्लेम कर रहे हैं किया है या नहीं मैं नहीं जानती, क्योंकि हमारे यहाँ सीक्रेट गुप्त रखा जाता है, आपने जिसे भी वोट दिया। अब ये साजिद रशीदी का इंटरव्यू मैंने देखा, आपने किया भी है उनका इंटरव्यू, तो आपने उनसे पूछा नहीं कि अब उनकी यूसीसी, वक्फ एक्ट, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ट्रिपल तलाक, ये जो अब बात की जा रही है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन, इन सब पे वो क्या मानते हैं, क्या उनकी क्या सोच है, वो तैयार है इन सब पे, उनको कोई आपत्ति नहीं है, एनआरसी, सीए, क्या क्या कहा उन्होंने, आपसे पूछा आपने? नहीं, मैंने उनसे सारी चीजें तो नहीं पूछी, मगर ये जरूर पूछा कि पहले तो मोदी जी के अगेंस्ट थे ये, और साथ ही साथ बीजेपी के भी, तो अब अचानक से ये चेंज कैसे आ गया, क्योंकि ये उससे पहले जो है उस बारे में भी बात करते रहे हैं, राम मंदिर को लेकर भी इनकी स्टेटमेंट्स आती रही हैं। और अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था सोशल मीडिया पर, ये कह रहे थे कि ये दोबारा से मुस्लिम्स की गवर्नमेंट आ जाएगी और दोबारा से जो है ये राम मंदिर को डिमोलिश करके फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो वहां तो उन्होंने एकदम से यू टर्न मार लिया, और वो कहते हैं मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। अब खैर, अब मैंने कहा मैंने तो सुना है वहां सोशल मीडिया, कहते नहीं नहीं वो ऐसे ही बना देते हैं। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा बिल्कुल कि आप अचानक से कैसे फैन हो गए बीजेपी के हम्म, और एकदम से वोट कर दिया। तो उसका भी हम्म, उनका यही कहना था कि बहुत सी जगह पर ये इम्प्रेशन है कि मुस्लिम्स जो हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देते, तो मैं वो चीज चेंज करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम्स को बीजेपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी बहुत से लोग ये डाउटफुल हैं, बहुत से लोग के पता नहीं उन्होंने वोट किया भी है कि नहीं किया है, बिकॉज मेरे जो कमेंट्स आ रहे हैं मेरी वीडियो के अंदर वो कुछ इसी किस्म के हैं, नहीं जिसमें नहीं, लोग बिलीव ये नहीं कर कहा रहे था, कि उन्होंने वोट किया है। नहीं नहीं, मैं आपसे वही तो कह रही हूँ ना, ये जो रशीदी साहब हैं इनके बारे में आपने खुद ही इतने सारे एग्जाम्पल्स जिस तरह से गिनवा दिए, कि आपने उनसे पूछा भी कि अब आपने क्या ये मान लिया, जो सब पीछे की बातें हैं मोदी जी को लेकर जो बातें हैं, ये इनका एक स्टेटमेंट था जिससे लेके इन पे एफआईआर भी हुई थी। मुझे अभी तक याद है इन्होंने ये कहा था कि आप जिस औरत को देवी बताते हो उसी के साथ रेप करते हो, ये इन्होंने कहा था। और उसके बाद इनके खिलाफ पुलिस एक्शन भी हुआ था, और इतना ही नहीं, सिर्फ एक एफआईआर नहीं, इनके खिलाफ ये कहा जाता है कि इनके खिलाफ कई एफआईआर है। एग्जैक्ट नंबर क्या है उसे लेके मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इस तरह के स्टेटमेंट्स देता आया हो, जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी को फास्टेस्ट और हिटलर के साथ तुलना करता आया हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि इस देश में मुसलमान खतरे में है बीजेपी के राज में, अगर वो वापस आकर अब ये कहने लगे कि अरे, आपसे क्या कहा वैसे बाय द वे उन्होंने कि ये जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ अचानक से, इसकी असली वजह उन्होंने क्या बताई? एक तो मैंने कांग्रेस उनसे विरोधियों को गाली दी होगी उन्होंने अब। तो नहीं, एक तो मैंने उनसे ये भी पूछा था कि मैं आरएसएस के बारे में भी मैंने उनसे पूछा कि हाँ, क्या आरएसएस कोई एक्सट्रीमिस्ट कह लीजिए कि पार्टी है या कुछ है। तो उसके बारे में मैंने उनसे 3-4 बार पूछा, उसमें वो जलेबियां बनाते रहे, उन्होंने उस बारे में मुझे ठीक से कुछ बताया नहीं। तो मैंने उन्हें कहा भी कि शायद पिछले जन्म में आप हलवाई होंगे, क्योंकि आप जलेबी बहुत अच्छी बना रहे गुड वन। बिकॉज वो उस रिप्लाई में जा ही नहीं रहे थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे तब भी रिप्लाई नहीं किया, हलवाई का सुनकर भी वो नहीं माने। और उसके बाद मैंने उनसे कहा, बीजेपी के लिए भी पूछा हाँ, कि पहले तो बहुत अगेंस्ट थे, बहुत कुछ कहा जाता था राम मंदिर का और कई तरह की चीजें बोली जाती थी। तो वो फिर ये उनका वही था कि नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी को जो है वोट नहीं कर रहा है, और सारे वोट जो है वो कांग्रेस और दूसरी पार्टीज को जा रहे हैं। बल्कि उसके बाद उन्होंने थोड़ा और अपनी बात में एक वजन लाने के लिए उन्होंने जो है वो कांग्रेस के भी 2-4 ऐसी बातें गिना दी जो कि
उनको पसंद नहीं थी और उनके हिसाब से उन्होंने गलत की है, तो दूसरी पार्टीज की भी गिना दी। तो वो मेरे ख्याल से अगर कोई मेरे साथ कोई इंडियन पैनलिस्ट भी होता तो वो ज्यादा अच्छे से इस बात को समझ सकता कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। तो बहुत सी क्योंकि पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना जो लोकल पॉलिटिक्स के हम लोगों को नहीं पता होते। ये नेक्स्ट टाइम हुआ यू था गेट मी इन। एग्जैक्टली अब यही होगा, अब यही करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर किसी को होना चाहिए था, क्योंकि कई चीजों में लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, लेकिन अगर कोई इंडियन होता तो या इंडियन पैनलिस्ट होता तो डेफिनेटली वो बता सकता था। मैं उस चीज को नहीं पकड़ पाई। और मैं बिल्कुल भी इस बात से हैरान नहीं होंगी अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं बैठी हूँ आपके साथ, तो शायद वो आपको मना भी कर देते, क्योंकि उन्हें लगा होगा आपके चैनल पे आएंगे, कुछ भी बोलेंगे, आप कितनी बार सरल सौम्य स्वभाव की आरजू हम्म। उन्हें कितनी बार काउंटर करेगी। तो मैं जानती हूँ साजिद रशीदी को, कई बार वो मेरे शोज छोड़कर भाग चुके हैं, तो इसीलिए मैं इस बात को लेकर मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन ये मेरे लिए मानना कि वो जाकर बीजेपी के लिए वोट कराए और अचानक उन्हें ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई कि बीजेपी कांग्रेस भी ऐसी है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसी हैं, ये कम से कम मेरे गले तो उतर नहीं रहा। और मैं आरजू, क्योंकि हम अब जब ये बातचीत कर रहे हो, मैं चाहती हूँ हम वहां पर भी लोगों को बताएं, पार भी, जैसे हमारी साइड पे कहते हैं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को कि पार, तो वहां पे भी आप लोगों को बताएं कि बीजेपी को मुसलमान वोट देता है, आप उठा के देखिए वोट शेयर में, भले ही वो उस तरह से वोट नहीं देता है जैसे वो किसी कांग्रेस को देगा या समाजवादी पार्टी को देगा या ममता बनर्जी को देगा, लेकिन ये कहना कि बीजेपी को वोट ही नहीं मिलता और साजिद रशीदी किसी डर को दूर करना चाह रहे हैं, ये रीजनिंग ये जानते हुए कि बीजेपी को मुसलमान ने जम्मू कश्मीर में भी वोट किया, ऐसा नहीं था कि एक मुश्त वोट जो था वो जाहिर तौर पर एनसी को वोट पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान वोट नहीं देता, देता है। वो परसेंटेज हालांकि बहुत छोटी रहती है, बहुत छोटी रहती है। और दूसरी बात, एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, जो मुसलमान वोट देता है वो अक्सर आकर कैमरा पर कहने से डरता है, वो आपको आके कहेगा नहीं कि वो जाके बीजेपी को वोट करके आया है, वो उस चीज को एडमिट नहीं करेगा। मैंने और उनसे ये भी पूछने की कोशिश की कि आरएसएस क्या कोई ऐसी जमात है जो बहुत ही एक्सट्रीम पे जाके सोचती है, कुछ करती है, लेकिन उन्होंने उसमें ना हाँ की ना की, उन्होंने क्लियर नहीं बताया। जबकि मैंने उनसे इसीलिए पूछा था कि पाकिस्तान में एक कह लीजिए नेगेटिव इंप्रेशन है आरएसएस का, और अगर किसी आप देखें टीवी चैनल पे भी जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट आते हैं वो अक्सर आरएसएस का नाम लेते हैं, या और बातें में से किसी को भी आरएसएस का कुछ पता होता नहीं होता। तो मैं वो पूछना चाह रही थी उनसे ताकि यहाँ पर भी एक क्लियर हो कि हाँ वाकई में वही चीजें जो हम लोग यहाँ पे सोचते हैं या सुनते हैं या फिर कुछ और है, लेकिन उस पर उन्होंने कोई क्लियर मुझे जवाब नहीं दिया। वो इधर उधर निकलते रहे और बस यही किया उन्होंने। नहीं नहीं, वो जवाब आपको कैसे देंगे, जब जब वो कॉर्नर होने लगेंगे तो आपको जवाब नहीं देंगे ना उन्हें। जलेबी, आपने एकदम सही वर्ड का इस्तेमाल किया कि जलेबी बनाते रहे, और जैसे कि आपने कहा वो जरूर हलवाई रहे होंगे किस तरह से जलेबी वो बना पाए, लेकिन हाँ। चलिए, ये कुछ ऐसी बातें जिन पे लोगों दर्शकों को क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा एक हीरो सा ढूंढने लगे हैं उनमें, तो मैं वो याद दिलाना चाहती हूँ कि एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया ना अर्जुन उन्होंने अभी। हाँ बिल्कुल, जी। मैंने तो उसमें भी उन्हें कहा था कि ये तो हराम हाँ, नहीं है, मतलब जैसे हमारे रिलीजन में कहा जाता है ये हराम है वो हराम है, वो मुझे कह रहे थे फिल्म देखना हराम है, वो मैंने उन्हें पहले भी कहा था शोले देखिए, अभी फिर आज फिर मैंने उन्हें बोला शोले जरूर देखिएगा, तो उस पर भी वो भड़क गए थे। तो हाँ, उन्होंने यूट्यूब चैनल भी उन्होंने किया है, बल्कि एक बार मुझे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया था। चलिए साजिद रशीदी को छोड़ते हैं पीछे और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने ये कहा कि इंटरेस्ट नहीं जनता का इलेक्शन में। एक्चुअली जनता का इंटरेस्ट पाकिस्तान में शायद इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने कहा कि अपनी प्रॉब्लम्स में खोए हैं, लेकिन जिस तरह से कश्मीर को लेकर आपके यहाँ शहबाज शरीफ कल क्या क्या वो बोल रहे थे भाई, मैंने उनका, पहली बात तो मुझे लगती है कि उन्हें आपके देश में सुना भी जाता है, लोग सुनते हैं। और दूसरा मुझे ये कहना था कि पाकिस्तानी बड़ा फुर्सत में है भाई, कि मैंने कुछ एक तस्वीरें देखी, मैं नहीं जानती उसमें कितने पाकिस्तानी थे, और जो रिपोर्ट्स वगैरह मैंने पढ़ी कि भाई निकले और कश्मीर के लिए, उन्होंने कश्मीरियों के लिए प्रोटेस्ट किया। भाई इधर कश्मीरी काम कर रहा है अपना, रोजी रोटी उसकी चल रही है, आगे बढ़ रहा है जिंदगी में, डायरेक्ट ट्रेन वहां जाने वाली है, विकास के काम हो रहे हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर है आर्टिकल 370 हटने के बाद। पाकिस्तान का लेना ना एक ना देना दो, वहां पे लोग निकले जी अपने काम धंधा बंद करके प्रोटेस्ट करने के लिए, क्या है भाई।
नहीं नहीं, ना तो कोई काम धंधा बंद हुआ है लोगों ने, जहां हाँ। तक मैंने देखा है जो रिपोर्ट कर रहे हैं, और ना ही कोई निकला है। जो निकले थे वो अपने लिए निकले थे कि उनके राइट्स उनको दे दिए जाएं। जम्मू कश्मीर से किसी का कोई लेना देना नहीं है। वहां जम्मू कश्मीर के लिए आजाद कश्मीर जिसे हम बोलते हैं, जिसे आप पीओके बोलते हैं, वहां पे ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है कि जी हमें जम्मू कश्मीर लेकर दें या कुछ करें। वो तो अपने लिए बेचारे बार बार पूरे साल ही निकलते रहते हैं कि जी हमारे राइट्स हमें दिए जाएं, हमें जो प्रॉब्लम्स उनको हैं वो अपने उस चीज के लिए निकल रहे हैं। और वैसे ही निकल रहे हैं जैसे बलूचिस्तान के लोग निकल रहे हैं, जैसे केपीके के लोग निकल रहे हैं, बाकी पाकिस्तान में निकल रहे हैं। इसी तरीके से कश्मीर के लोग भी निकल रहे हैं। लेकिन जो ये कहा गया कि जी तमाम तरफ जो थी वो शॉप्स बंद थी, कुछ नहीं चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने तो वैसे ही छुट्टी दे रखी थी पूरे पाकिस्तान को। कल तो स्कूल बिल्कुल। कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद था कि कश्मीर डे है। तो सब घर में बैठे थे, सब सोए थे, सब टीवी देख रहे थे, खा पी रहे थे, पार्टी कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। तो ये हर साल एक दिन जो है ये मनाया जाता है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा जब इमरान खान थे तब भी इमरान खान जो है वो हर फ्राइडे पहले बाहर निकल जाया करते थे कि जी सब लोग जो है ह्यूमन चेन मनाएंगे और 370 वापस लाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको पता लगा कि 370 तो नहीं आ सकती। इमरान खान ने कहा था कि जब तक पीएम मोदी रहेंगे तब तक भारत से बात नहीं करूंगा। उसके बाद पीएम मोदी तो वहीं रहे, इमरान खान नहीं रहे, तो वो जेल चले गए, जो कुछ भी हुआ। तो ये चीज जो है ना आदित्य, अब लोगों को समझ में आने लगी है। ये चीज अब सोशल मीडिया को ही मैं कहूंगी कि रिस्पॉन्सिबल है, जिसने अवेयरनेस दी है। यूट्यूब ने अवेयरनेस दी है। बहुत से लोग पहले बहुत कुछ गलत जो है वो समझा करते थे या पढ़ा करते थे, सुना करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने, बहुत से लोगों ने अपने आप को करेक्ट किया है, बहुत से लोगों ने अपने आप को अपडेट किया है। इवन मैं अपने आप को भी कहूंगी कि मैंने भी अपने आप को बहुत सी चीजों में करेक्ट किया है, बहुत सी चीजों में अपडेट किया है। और उसमें अभी जो हमारे यहाँ रिसेंटली जो एक नया लॉ लेकर आने की गई है, जिसमें कहा गया है कि फेक न्यूज जो है वो आप नहीं दे सकते, फेक न्यूज की तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसमें लोगों ने कहा कि सबसे पहले तो पाकिस्तान स्टडीज की बुक को बंद करो, क्योंकि सबसे ज्यादा फेक न्यूज तो उसी में है कि हमने इतनी जंगें जीत ली और हमने ये कर लिया और हमने वो कर लिया। तो बहुत से लोग उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो इन्होंने बेसिकली जो है वो एक कश्मीर डे इन्होंने एक अनाउंस कर दिया है, तो बनाना तो होता ही है। उसमें जाकर प्राइम मिनिस्टर तरह तरह की बातें भी करते हैं। अब उनको सुनता है, कितने लोग सुनते हैं कितने नहीं, उनकी पार्टी के लोग शायद सुन लेते हो, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कल ये भी कहा कि अगर किसी किस्म का भी जो है वो अटैक या कुछ भी किया गया भारत की तरफ से तो हम उनको मजा चखा देंगे, ये कर देंगे। वो जो एक होती है ना, एक होती है स्पीच होती है, आप समझा करें, वो एक ही जैसी होती है। वो अगर आप लास्ट ईयर की भी सुनेंगे तो आपने अगर वो देखी हो ना, वो 3 इडियट्स मूवी थी ना, उसमें वो कपड़े प्रेस करते करते वो लड़का जो था छोटा, वो सारा कुछ बोल देता था जो प्रिंसिपल ने स्पीच देनी होती थी स्टूडेंट्स को, नए स्टूडेंट्स को। तो वैसे ही हमें भी ये सारा कुछ ऐसे ही याद हो गया कि सुने ना सुने हमें पता है क्या बोला होगा। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इस बार ये भी कह दिया है कि हम भारत के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, भारत के साथ कश्मीर समेत हर इश्यू के ऊपर डायलॉग करने को तैयार हैं। अब देखते हैं कि उनके इस स्टेटमेंट के बाद भारत की तरफ से कोई बात आती है या नहीं आती। अभी तक तो मैंने नहीं सुना कि कुछ कहा गया हो भारत की तरफ से। लेकिन खैर, अब आज एक दिन के बाद आज कोई कश्मीर का के भी नहीं बोल रहा है, अपने अपने कामों में सब लगे हुए हैं। सब बेचारों को इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, किसी ने कुछ करना है। महंगाई हमारे यहाँ जो है वो जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है वो देखकर तो मुझे नहीं लगता किसी को कुछ याद होगा। फ्यूल प्राइस बढ़ चुकी है, गोल्ड प्राइस बढ़ चुकी है, हर चीज की प्राइस बढ़ चुकी है। तो आज लोग जो हैं वो टीवी, आपको पता है टीवी चैनल्स को भी ऑर्डर होते हैं कि जी आपने पूरा दिन कश्मीर कश्मीर करना है। तो उसके अलावा और अब कुछ नहीं हो रहा। मैं तो कल ही बोल दिया था कि एक दिन खत्म होगा और उसके बाद भी नहीं होगा कुछ। बाकी लोग जो छुट्टी मना रहे थे वो मना रहे थे। आपके यहाँ पाकिस्तान की कीमत, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कितनी है, इस पे चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? हमारे यहाँ तो हर वक्त मेरे को 50 लोग बोल देते हैं इंडियन रुपए की बात कीजिए। आपके यहाँ हो रही है इस पे बात की नहीं हो रही है? नहीं, हमारे यहाँ उस पर बात तो हो रही है लेकिन इसके ऊपर काम कोई नहीं हो रहा। अभी कल भी हमारे यहाँ नायला सादत, बड़ी अच्छी एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने उन्होंने जब एक पोस्ट थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही जो है वो कश्मीर के बारे में उनका स्टेटमेंट था कि 5 फरवरी के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है। तो अब इस किस्म की चीजें हमारे यहाँ चल रही थी। और कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है।
उधार बंद है, बस जब कश्मीर आजाद होगा तब उधार मिलेगा। तो वो जाहिर है ना, वो कभी इन्होंने करना है ना, हो सकता है और ना ये कर सकते हैं, जो भी है, लेकिन ये चूरन बहुत टाइम से बेचा जा रहा है, और अब लोगों ने लेना बंद कर दिया, वो अलग चीज है। डॉलर की प्राइस तो डिस्कस होती रहती है टीवी पर भी और हर जगह, इसलिए कि जाहिर है अप डाउन चलता रहता है, मगर बात सारी ये है कि ट्रेड के ऊपर या काम के ऊपर बात नहीं हो रही। फैसलाबाद की कितनी ही फैक्ट्रीज हैं, 100 फैक्ट्रीज तो कुछ टाइम पहले ही बताया गया था कि बंद हो गई हैं। बाकी भी जो लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे थे, अगर कोई गलती से कोई इंटरनेशनल कंपनी आ गई थी तो वो भी अपने आप को यहाँ से निकालने के लिए सोच रही है। प्रेसिडेंट साहब हमारे चाइना गए हुए हैं, जाहिर है चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनको मनाना होगा, वो सीपीसी को लेकर या सीपैक को लेकर कई तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके लोगों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है उसमें उन्हें मनाना है। फेज 2 के लिए वो पैसा नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले 1 तो बना लो, हम कह रहे हैं वो बनता रहेगा, 2 शुरू कर दो, पैसा दे दो हमें। तो वो तरह तरह की ये चीजें हमारे यहाँ चल रही हैं, और उसके बाद हमें कहा जाता है कि जी आप लोग सीरियस नहीं होते हैं, आप लोग सीरियसली बात नहीं करते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो मेरा ख्याल है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज गलत बना रहे हैं। ना तो इकोनॉमी ठीक होती दिखाई दे रही है, ना एजुकेशन सिस्टम ठीक हो रहा है, ना सिक्योरिटी के मामले ठीक हो रहे हैं। तो फिर यहाँ कौन आएगा, कौन बात करेगा? भारत को तो भूल ही जाए, हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि अभी चाइना हो, ईरान या अफगानिस्तान, वो भी बात करने को तो कोई खास तैयार दिखाई नहीं देते। आसिफ अली जरदारी साहब गए हैं, अब शायद थोड़ा बहुत मना कर आएंगे उनको, जो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग को, और उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत इनको फंड मिल जाए। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? अभी तो आपको मालूम है कि फॉरेन एड भी बंद कर दी गई है अमेरिका की तरफ से। तो इस किस्म की चीजें चल रही हैं, तो इस वक्त टेंशन ज्यादा है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस मूड में कि यहाँ पर कश्मीर को छेड़ा जाइए। वैसे ही क्योंकि 5 फरवरी बीच में आ गई थी तो इन्होंने एक दिन मना लिया है, और अब इन्हें पहले अपने पूरे जो बिगाड़ चल रही है कंट्री के अंदर उसको देखना है। अभी आपने जैसे कहा ना कि पता नहीं वो जो रटी रटाई स्पीच है, मैंने एक्चुअली आपके प्रधानमंत्री का एक क्लिप देखा और उसमें 3-4 लोगों का एक शॉट आया और वो एकदम ऐसे जैसे एकदम ब्लैंक नहीं होता है कोई, एकदम ऐसे कोई हंसी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कोई रिएक्शन नहीं, एक्चुअली कंप्लीटली ब्लैंक। और तब मुझे समझ में आया कि भाई लोग कितना इस वक्त वहां पर फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे कि कैमरा जाता है उनपे और वो तीनों एकदम स्टैच्यू मोड में ऐसे बैठे हुए हैं, ना वो हाँ कर रहे हैं ना वो ना कर रहे हैं। और उधर शहबाज शरीफ, अभी आपने जैसे जंगों का जिक्र किया, वो कह रहा है हमारी फौज बहादुर फौज, हमारी फौज। अरे दौड़ा दौड़ा कर बलूचिस्तान में आपको कैजुअलिटी हो रही है, आप दूसरी तरफ पश्तून आपको जीने नहीं दे रहे हैं। हर तरफ से मैंने तो गिलगित बाल्टिस्तान में भी सुना कि वहां पर जो युवा है वो बहुत ही अपसेट है, गुस्से में है। कल वहां से भी एक वीडियो की बात कही गई। तो ये कश्मीर राग, एक एक बात बताइए, जो छुट्टी होती है, आप आम पाकिस्तानी जानता है कि ऐसे कोई कश्मीर को लेकर हमारे नेता जो है ये राग अलापते हैं? ये लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग है या उन्हें लगता है कि बस कुछ हो रहा है? नहीं, उनको जाहिर है इतने साल हो गए, और जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया की वजह से, जब सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बैन जो लगाने लगे हैं उसकी रीजन यही है कि इनको लगता है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है। लोग सुनते हैं ना, लोग अब पूरी दुनिया को सुनते हैं, सिर्फ भारत को नहीं सुनते, सभी जगह देखते हैं क्या हो रहा है। तो उससे जाहिर है कि लोगों में अब वो चीज नहीं रही है जो शायद कुछ साल पहले होगी थोड़ी बहुत, अब नहीं है लोगों को। अब उनको कोई मतलब नहीं है कि हमें जम्मू कश्मीर चाहिए या कश्मीर हमारी शहर आ गया, और इस किस्म के जो डायलॉग है ना, वो उससे अब पब्लिक इम्प्रेस नहीं होती। अब लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर हमें जो है, जो मेन हमारी जरूरत की चीजें हैं या जो बेसिक नीड्स हैं वो तो पूरी हो रही नहीं है, और इनको पता नहीं क्या कश्मीर की पड़ी है। कभी ये कहते हैं फलस्तीन आजाद कराना है, तो कभी ये कश्मीर जा रहे होते हैं, और अभी अफगानिस्तान आजाद कराया है ना, अब क्या हो रहा है अफगानिस्तान के साथ? अब इन्हें बांग्लादेश की पड़ गई है। तो वो चीजें चलती रहती हैं। मैं तो बता रही हूँ कि मैं और मेरे बहुत से दूसरे साथी, जब हमें कोई टीवी शो करना होता है या हमें इवन यूट्यूब वीडियो करनी होती है, हम उससे पहले अपने प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की स्पीच नहीं देखते, बिकॉज फिर हमें हंसी आती है और फिर हम सीरियसली शो नहीं कर पाते। तो वो इस किस्म के ये लोग हो गए अब कि इनकी स्पीचेस सुनने के लिए लोग जो है वो इसी तरह सुनते हैं। उनको पता है कि ये कोई कॉमेडी चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो तो आपने देखा ही होगा कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, तो वो क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ था। तो यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है, लेकिन अगर जो पॉलिसीज बनाते हैं अगर वो सीरियसली कुछ काम करें
तो डेफिनेटली जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ टर्म्स भी बेहतर हो जाएंगे और कंट्री में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज बना रहे हैं मुझे लगता है वो भी बहुत ही नॉन सीरियस लोग हैं और वो इस तरफ देख ही नहीं रहे। इनफैक्ट ट्रम्प ने जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो गाजा को लेकर स्टेटमेंट दिया, मुझे नहीं लगता आपके विदेश मंत्रालय ने उस पर चू भी की। नहीं, वो तो कल भी मैं देख रही थी, बहुत से लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं, बल्कि डॉक्टर बासित जो आपके यहाँ एम्बेसडर भी रह चुके हैं, हाई कमिश्नर रह चुके हैं, उनकी भी ट्वीट थी और उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान ने कुछ बात ही नहीं की। तो मैंने वहां जाके लिख दिया, मैंने कहा शायद मतलब हाँ, मैंने कहा उन्हें फिलिस्तीन का कॉज याद नहीं है। नहीं, अब उनको वही उन्होंने लिखा कि भाई किसी ने कुछ कहा ही नहीं है फलस्तीन के लिए, जो ट्रम्प ने जो कहा है कि गजा खाली करवा लेंगे और ये कर लेंगे या टेक ओवर कर लेंगे। तो मैंने यही कहा, वहां पे जाकर मैंने लिखा है उनको कि सर हो सकता है हमें अपनी औकात समझ आ गई, हम हर दूसरे के मामले में हम पड़े होते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि अगर फलस्तीन में कुछ गलत हुआ है तो हमें आवाज उठानी थी, हमने उठा ली, जो भी किया, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ गड़बड़ चल रही है पहले हम उसको तो ठीक करें, जो हमारी इकोनॉमी है हम उसको तो ठीक कर लें। हमें तो घर के लोग नहीं सुन रहे तो बाहर वाले क्या सुनेंगे। और मुझे हैरत होती है इन लोगों के ऊपर कि इतने ये एजुकेटेड होकर और किस तरह की ये स्टेटमेंट्स दिया करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये क्योंकि अभी आपने ट्रम्प का जिक्र किया था, फिलिस्तीन, एक्चुअली आपने फिलिस्तीन का जिक्र किया था तो मुझे उस पर प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये स्टेटमेंट याद आ गया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब पाकिस्तान भारत के साथ जो रिश्ते हैं, आप पाकिस्तान में उसे लेकर आप किसी तरह का कोई बदलाव देखेंगी? क्योंकि कश्मीर अब खत्म हो चुका है। इंडिया तो अब सीधे तौर पर ये कहता है कि भाई पीओजेके आप खाली कर दीजिए और अब हम बात करेंगे तो सिर्फ उसी पर करेंगे। तो ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान के लिहाज से मैं समझना चाहूँ, दो नेबर्स के लिहाज से मैं समझना चाहूँ, तो आपको ये फ्यूचर क्या समझ में आ रहा है, क्या दिखाई देता है? और जनरल मुनीर का अभी कितना बाकी है? उनका तो मेरे ख्याल अभी 2-2.5 साल बाकी है, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि बातचीत तो होनी चाहिए, डायलॉग के जरिए ही इस चीज का हल निकलेगा। अब जितनी मर्जी आप कह लीजिए स्ट्राइक हो गई, चाहे जंगे हो गई, चाहे जो मर्जी हो गया, लेकिन इसके ऊपर अब डायलॉग ही हो सकता है, वही होना चाहिए। और इससे पहले जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो तो कहते थे कि जी 10 to 20 ईयर्स के लिए आप इस इशू को छोड़ ही दें, पाकिस्तान को उन्होंने ये कहा था, और उसके बजाय ट्रेड करें, बाकी चीजें करें, भारत के साथ टर्म्स बनाएं और कश्मीर छोड़ दें 10 to 20 ईयर्स के लिए, उन्होंने ये कहा था। अब उस पे कुछ लोग एग्री थे, कुछ लोग डिसएग्री थे, उन्हीं के लोग यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग, तो वो चीज तो हो नहीं पाई। लेकिन अगर ये बात शुरू हुई और ये बात का जिक्र किया गया तो मेरे ख्याल है आगे भी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि इस तरफ सोचा जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि कश्मीर करके हमें मिला कुछ नहीं है इतने सालों में, सिर्फ हमारा नुकसान हुआ है। अगर कोई फायदा हुआ हो तो मुझे कोई बता दे। और मुझे तो एक मैंने जैसे अपने शो में भी जिक्र किया था कि कश्मीर काउंसिल के एक चेयरमैन थे, वो कुछ साल पहले वो मुझे किसी पार्टी में मिले, तो मैंने उनसे कहा, किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा तो आपने जम्मू कश्मीर भी लेना है? तो कहते हैं हाँ। मैंने कहा सर आप करेंगे क्या ना? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा सर यहाँ वाले में आपने क्या कर लिया, वहां वाला भी ले लेंगे, चले मिल गया, समझे, फिर आगे क्या, फिर क्या करना क्या आपने उसका? तो कुछ वो रिप्लाई नहीं कर सके और फिर उसके बाद उन्होंने खैर दोबारा मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई कभी। लेकिन ये कि हमारी अपनी पॉलिसीज क्या है वो हमें खुद नहीं पता, हमने करना क्या है, हमने बस ऐलान कर दिया, हमने बस अनाउंस करके, और हम जैसे कहते हैं ना नारे मारते रहते हैं कि हमने जो है जम्मू कश्मीर भी ले लेना है। भाई आराम से रहें और दूसरे को भी रहने दें, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि हर कुछ दिन के बाद जो है टेंशन डाइवर्ट करने का भी तरीका है। बलूचिस्तान में अटैक्स चल रहे हैं, केपीके में अटैक्स चल रहे हैं, बीच में अगर आप कश्मीर ले आते हैं तो हमारे लोग जो है ना वो थोड़ा सा उस तरफ हो जाते हैं कि सोचने लगते हैं कि अच्छा कश्मीर में कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से जो अटैक्स चल रहे हैं वो भी मुस्लिम्स हैं, वो भी एक तरह से पाकिस्तानी है, ठीक है ना, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो वो वहां से, वो हमारे एक पैनलिस्ट कुछ दिन पहले इंडिया टीवी पे थे, तो वो कह रहे थे कि हम रिलीजन से भी उनसे जुड़े हुए हैं, हम जी बॉर्डर से भी जुड़े हुए हैं, हम लैंग्वेज से भी जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा तो फिर ये बताओ फिर इतनी मार क्यों लगा रहे हैं वो, अगर हम इतने जुड़े उनसे? तो वो फिर एकदम से भड़क गए, मुझे कहने लगे तुमको तो वहां से पीएम मोदी से पैसे आते हैं। मैंने कहा पीएम मोदी तक कोई बात पहुंचा देंगे, मुझे इतने इल्जाम लग रहे, पैसे ही भेज दो। तो यहाँ पे तो ये है। उसके बाद दूसरी तरफ बीएलए वाले जो है, बीएलए भी मुस्लिम्स हैं,
तो हमें कोई ऐसा चाहिए ना जो हम जिससे रिलीजन से ना जुड़े हो ना, तो फिर हमें अटैक करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए शायद हम बार बार कश्मीर और भारत में आते हैं और बार बार ये बोलना शुरू कर देते हैं कि जी कश्मीर कश्मीर शुरू कर देते हैं, या ये कि वहां पे बड़ा जुल्म हो रहा है, जम्मू कश्मीर में बहुत बुरा हाल है मुस्लिम्स का, इस किस्म की कुछ चीजें हम शुरू कर देते हैं। शायद यही रीजन है और कुछ नहीं है। और मैं आपने अच्छा हुआ ये डिस्कशन किया कि बुरा हाल हो रहा है। मैं एक्चुअली इस बिंदु को उठाना चाह रही थी, मेरे दिमाग से स्किप कर गया था। ये शहबाज शरीफ को ब्रीफ कौन करता है आरज़ू? कौन उनको ये कहता है कि कश्मीर जेल है और लोग वहां बंद हैं और कश्मीर में जेल खाना बना रखा है? मतलब कुछ बातें होती हैं कि आप झूठ बोल लें तो लोग एक्सेप्ट कर लें। अब इतना कश्मीर अब कोई ऐसी जगह नहीं बचा है ना कि जिसके वीडियोस नहीं आएंगे, जहां लोग नहीं दिखेंगे, जहां कश्मीरी खुद कुछ ना करते हो। वो खुद ही इतने सारे यूट्यूब चैनल चलाते हैं और हम जैसे लोग वहां जाते ही रहते हैं। फॉरेन डिग्निटरीज जो हैं वो वहां जाते ही रहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट वहां ट्रेन लेके जा रही है और ये पता नहीं कौन जमाने में अभी तक पड़े हुए हैं वो कि जेल में बंद हैं और वहां तो लोगों को आजादी नहीं है। ये किस तरह की बात है? मतलब आई कौन डोंट नो पढ़ाता है? कि देखिए इनके जो एडवाइजर्स होते हैं या इनके साथ जो लोग होते हैं, मैं अगेन डेनिश एम्बेसी में इवेंट था और मैं वहां गई कुछ साल पहले, तो वहां पर किसी ने मुझे उस वक्त नवाज शरीफ साहब की शायद गवर्नमेंट इमरान खान के आने से पहले, तो मुझे जी। किसी ने उनसे मिलवाया और वो कहने लगे कि ये नवाज शरीफ साहब के एडवाइजर हैं। खैर वो साहब अभी भी मिनिस्ट्री में है और वेरी नाइस पर्सन। तो मैंने उनसे कहा अच्छा तो आप एडवाइजर हैं? मैंने कहा बिकॉज मेरे फादर भी जर्नलिस्ट थे, तो वो जब कभी नवाज शरीफ साहब या इस किस्म की स्टेटमेंट्स को देते थे तो वो कहते थे पता करो उसका एडवाइजर कौन है ना, कौन इनको बताता है। तो मैंने उनको कहा तो बहुत हंसे वो, उन्होंने जरा भी माइंड नहीं किया और कहने लगे अच्छा अब कुछ ऐसी बात हो तो आप समझ जाइएगा कि वो मैं हूँ। तो ये मतलब इनके जो एडवाइजर्स होते हैं ना, अकेला एक एडवाइजर नहीं होता, आई एम श्योर के ज्यादा होते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो उनको कहाँ से न्यूज लेके बताते हैं, किधर से बताते हैं। तो इसीलिए मेरा ख्याल है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर खुद तो नहीं बैठकर कोई गूगल कर रहे होंगे या देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। तो मुझे यकीन है कि एडवाइजर भी ऐसे ही बताते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, गूगल करने पे ये आएगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है। और नहीं, अगर मैं अपने सोर्सेज भी यूज करें हाँ, तब भी मतलब हाँ। गलत खबर बता रहे होते हैं ना, और ये उसी को आगे फिर ये भी आगे उसी तरीके से बात कर रहे होते हैं। डबल चेक और नहीं किया जाता ना कहीं भी। so are you telling me that Shahbaz Sharif himself doesn't know that Kashmir is progressing so well? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जाहिर है जिस तरीके की उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं और जैसे वो कहते हैं कि जुल्म हो रहा है और इंटरनेट नहीं चल रहा और कभी क्या जो पहले हम सुनते थे। खैर अब इंटरनेट बोलना तो बंद कर दिया है। कोई 1-2 साल पहले तक तो इंटरनेट बहुत चलता था, बल्कि मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, तो वो कश्मीर गए और वहां पर जाकर उन्होंने मुझे वीडियो कॉल की और हाँ। मुझे कहते हैं अब देख लीजिए कि यहाँ पर इंटरनेट कैसा चल रहा है, क्योंकि बताया तो यही जाता था। ये मेरे ख्याल है कोविड के जमाने की बात है, मेरे ख्याल है 2021 की बात है। तो मुझे कह रहा है देख लीजिए, हाँ, बिल्कुल आवाज साफ थी, एकदम क्लियर फोटो आ रही थी उनकी मेरे पास, और वो कह रहे देख लो इंटरनेट चल रहा है। तो मैंने कहा हाँ हाँ नहीं मुझे यकीन है, आप मुझे वैसे भी बोल देते तो मैं बिलीव कर लेती, लेकिन ये कि जाहिर है कि कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना आदित्य जो गवर्नमेंट मानना ही नहीं चाहती। इसलिए कि अगर अब वो मान जाएंगे तो फिर वो कोई इशू रह नहीं जाएगा ना, लड़ाई झगड़े का, कोई स्टेटमेंट ऐसी देने का कि भारत हमें खा जाएगा या कुछ कर जाएगा। जैसे अगर हमें आईएमएफ पैसा नहीं देता, वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देता, तब भी हमें लगता है कि शायद इंडिया ने कुछ कर दिया है, क्योंकि इंडिया के बहुत लोग जो हैं अब उनके ट्रम्प की कैबिनेट में भी हैं। हो सकता है कि और उससे पहले भी हमें लगता था कि बहुत ज्यादा, क्योंकि क्लोज रिलेशनशिप है, तो इस वजह से एफएटीएफ में हम जब गए थे तो हम बाहर नहीं आ पा रहे थे, तब भी हमें यही लगता था कि इंडिया ने हमें बाहर नहीं आने दे रहा है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर समझो ये बात ठीक है, मान लेती हूँ मैं ऐसा ही है, तो फिर इंडिया ऐसा कर कैसे पा रहा है? इंडिया इसलिए कर पा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी ठीक है। अगर हमारी इकोनॉमी ठीक होगी तो हम भी उसका मुकाबला वैसे ही कर पाएंगे, लेकिन हम अपनी इकोनॉमी ठीक करना उससे समझते हैं कि हमें कौन सी कंट्री और पैसा दे रही है, कौन सी कंट्री हमें मजीद लोन दे रही है। हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर भी वही सक्सेसफुल होता है जो आते के साथ ही, या फाइनेंस मिनिस्टर जो आते के साथ ही अनाउंस कर दे कि हमें कौन कौन सी कंट्रीज कितने बिलियन डॉलर देने वाली है। इन्वेस्टमेंट की बात हम नहीं करते, ट्रेड की बात हम नहीं करते, और फैक्ट्रीज हमारे यहाँ बंद हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ रहे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने अपने बिजनेसेस बंद करते जा रहे हैं लोग, उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा। एंड द
इसके जो लोग पॉलिसीज बना रहे हैं, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं या जो मुल्क चला रहे हैं, उनकी ना तो फैमिलीज पाकिस्तान में है, ना उनका बिजनेस पाकिस्तान में, तो उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, पूरा ठप हो जाए, सब बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से जिस दिन इन लोगों ने कोई इस किस्म की पॉलिसी बनाई कि पाकिस्तान से लोग पैसा बाहर नहीं ले जा सकते, जिसका पैसा है वो वापस लाके यहीं पे इन्वेस्ट करेगा, उस दिन आप देखेंगे कि चेंज आएगा। अभी तो उनको पता है कि ठीक है, आम पब्लिक यहाँ रह जाएगी, वो रहती रहे, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरह से वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, अमेरिका बार बार ऑक्सीजन देता है, थोड़ी सी पैसे दे के उससे ये उठ जाते हैं, और फिर वही हाल हो जाता है। अब तो अमेरिका भी तंग आ गया है, चाइना भी तंग आ गया है, कोई कब तक मतलब इस तरीके से चला सकता है। और एक हमने जो सोच के रखा था ना कि हम बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, हमारी सबको बड़ी जरूरत है अफगानिस्तान के लिए, चाइना के लिए, ईरान के लिए, पाकिस्तान के बगैर तो अमेरिका चल ही नहीं सकता, वो चीज खत्म हो गई। चाइना के साथ भी उसकी बातचीत हो रही है, भारत के साथ भी हो रही है, अफगानिस्तान के साथ भी जो है भारत की भी जो है वो डीलिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके नहीं, बहुत तेजी के साथ इनरेलीवेंट होते चले जा रहे हैं। अब उस चीज को हम एक्सेप्ट करके अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएं तब बात है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी गलती मानते ही नहीं, नहीं नहीं हम तो बिल्कुल ठीक है, दूसरा गलत है, इसलिए हमें हमारी ये हालत है। अच्छा, एक बात तो बताएं आपने, क्योंकि चाइना का बार बार जिक्र किया, मुझे एक बात याद आ गई। आपके यहाँ ऐसी बोगी बनकर आ गई, ट्रेन के ऐसे कोचेस बनकर आ गए कि आपकी ट्रेन आपकी पटरियों पर चल ही नहीं सकते। वाज दैट ट्रू? मैंने ये न्यूज कहीं सुनी थी, लेकिन मैंने चेक नहीं किया है कि ये ठीक है या नहीं, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जिस जिस तरह से लोग डील करते हैं, जिस तरह से एग्रीमेंट्स होते हैं बगैर देखे, तो मुझे तो हैरत नहीं होगी अगर ये खबर सही हो। लेकिन मैंने अभी तक इसको डबल चेक नहीं किया है, मैंने सिर्फ सुना है। और वो जो एक वीडियो चलाई जा रही है ना सोशल मीडिया पे, हाँ कई लोगों ने उसको रीट्वीट भी किया है, हाँ। वो पुरानी वीडियो है, इसलिए कि वो एंकर अब उस चैनल पर है ही नहीं, वो किसी और चैनल पर है। तो मेरे ख्याल है वो वीडियो पता नहीं इमरान खान के टाइम की है या उनसे पहले की है, काफी पुरानी वो क्लिप है। लेकिन आरजू चाहे किसी भी जमाने की हो, हिलेरियस है कि आपने यहाँ सब पॉसिबल है, यहाँ सब पॉसिबल है, हमें तो हैरत भी नहीं होती, हम लोग कहते हैं अच्छा कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पर। कि अभी आपने देखो कोई लेडी आ गई यहाँ पर और कराची में, और कोई 19 साल का लड़का बता रही है कि उसने उनको बुला लिया और खुद भाग गया, और अब वो यहाँ पर बैठी हुई वो कह रही है मुझे $3000 पर मंथ दो मेरा खर्चा। कभी वो कहती है कि मुझे $1 लाख दो, मैं कराची की रोड ठीक करूंगी, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। और यही तमाशा यहाँ पे चलता रहता है, तो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो हम लोग ने हैरान होना भी छोड़ दिया। अच्छा, चलिए, ये मुझे अच्छा लगा, कॉमिक रिलीफ था ये। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वो सीरियस क्वेश्चन है। ये हाफिज सईद का बेटे को बड़ी तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है उनके, और वो ये कह रहे हैं, एक तो अपने हाफिज सईद के लिए वो चिल्ला रहे हैं, जो कि यूएस माफ कीजिएगा, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और इंडिया को भी जिसको बोलते हैं ना वो खाली पीली बोलना, मुंबईया भाषा में बोलते हैं कि बस और एक वही जुबानी जमा खर्च जो होता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम कयामत ला देंगे, हम वो कर देंगे। ये टेरर आउटफिट्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उन्हें लेके कोई एक्शन आप वहां पर देख रही हैं? और ये हाफिज सईद को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में उसे लेकर क्या है? छुड़ाने की कहां से बात कर रहा है, वो तो हाउस अरेस्ट है ना। इमरान खान जेल में है जो प्राइम मिनिस्टर थे, और नवाज शरीफ जा चुके हैं, बेनजीर भुट्टो जेल जा चुकी हैं, आसिफ अली जरदारी, लेकिन हाफिज सईद तो जेल नहीं गया। उसको तो इन्होंने जो है बड़े अच्छे से हाउस अरेस्ट करके रखा है। बाकी इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो टाइम टू टाइम आती रहती हैं। अभी जब इन्होंने बात की थी कि ऑपरेशन करेंगे और केपीके में, स्वात के एरिया में स्पेशली, तो लोगों ने यही कहा था कि अगर आपको टेररिस्ट पकड़ने हैं तो आप पंजाब से शुरू करें। अब ये हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस तरह के सारे टेररिस्ट तो पंजाब में बैठे हैं, लेकिन इन्होंने पंजाब से शुरू नहीं किया। बाकी अब आधा पाकिस्तान जो है, बल्कि शायद आधे से भी ज्यादा, वो हाफिज सईद को टेररिस्ट मानता ही नहीं है, चाहे कोई भी बोल दे, चाहे अमेरिका बोले, चाहे यूएन बोले, जो मर्जी हो जाए। ये तो उनको बहुत समझते हैं, एक तो बहुत, मैं तो अनमोल रतन मैंने इनके नाम रखेंगे, समझते हैं कि बहुत ही कोई अजीम शख्सियत है, और ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ा काम करते हैं, और इन्होंने तो पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज दी हैं। और इस किस्म की तो इनकी एक फैन फॉलोइंग है, जो आपको ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में आपको दिखेगी, बल्कि टीवी चैनल पे भी आपके वो जो आया करते हैं, डॉक्टर इरशाद अहमद खान, वो जो पीएमएलएन के, वो तो उनके सामने कभी कह दीजिए कि वो टेररिस्ट है, वो उसकी शान में जो कसीदे पढ़ने शुरू करेंगे तो
बस फिर वो देखने वाला होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। कर चुके हैं मेरे डिस्कशंस में। हाँ, तो वही ना, तो आप ये समझे कि लोगों के लिए जो है हाफिज सईद टेररिस्ट था ना है, और जब इसी तरह के लोगों को आप हीरो बनाएंगे तो फिर डेफिनेटली उनकी पार्टी के लोग बार बार नाम बदल बदल कर आ जाते। कई बार कहा जाता है कि नहीं जी उनकी पार्टी को बैन कर दिया गया है, ये कर दिया गया है, लेकिन कुछ दिन के बाद नाम बदल के इलेक्शंस में भी हिस्सा ले रहे होते हैं। टीएलपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को जिंदा जला देती है पाकिस्तान में, वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग इन्होंने इनको किस लिए रखा हुआ है। पार्टी, राइट? तहरीक लब्बैक, हाँ, उन्होंने स्वात पे भी जलाया था, अभी कुछ दिन पहले एक आदमी को जिंदा जला दिया था, और ये सब कुछ करते रहते हैं, मगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। और आपको हैरत होगी कि कराची में जैसे शहर जो कि सबसे बड़ा बिजनेस सिटी है, वहां पे जब इन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था तो ये नंबर 3 पे थे, यानी जो 2 बड़ी पार्टीज थी उसके बाद ये तीसरे नंबर की पार्टी थी जिसे सबसे ज्यादा वोट पड़े थे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि लोगों का माइंडसेट किस तरह का है पाकिस्तान में। और अगर किसी को ये लोग मार देते हैं तो जो मारने वाला होता है वो हीरो बन जाता है, और जो मरने वाला होता है वो हर हाल में उसी की सारी गलती होती है। तो यहाँ पे तो इन चीजों को सपोर्ट किया जा रहा है। कितने लोगों को इन्होंने टीएलपी के लोगों को पकड़ा है, कितने लोगों को इन्होंने सजा दी है या जेल में डाला है, या कोई अदालत के जरिए, कुछ नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से हाफिज सईद है, मुझे तो हैरत है हाफिज सईद का बेटा ये क्यों कह रहा है कि उसको छोड़ दिया जाए। वो एक तरह वो बंद तो नहीं है, वो तो अपने घर में आराम सुकून से रह रहा है। बल्कि 1-2 साल पहले जब घर के बाहर ब्लास्ट हुआ था तब भी ये कहा गया था कि हाफिज सईद अंदर है, तब तो लोगों को पता भी नहीं था। जब इन्होंने अनाउंस किया था कि 31 ईयर्स के लिए जेल की है, वो तो जब ब्लास्ट हुआ तो इन्होंने कहा कि हाफिज सईद अंदर है, तो फिर पता लगा कि जी इन्होंने हाउस अरेस्ट किया, जेल में तो डाला ही नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं है कि इस तरह के लोग इतने मजबूत हो चुके हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं ये पाकिस्तान में, कि मुझे लगता है कि इनकी हिम्मत नहीं है। अब मियां मिट्ठू को ही देख लीजिए, दुनिया चिल्ला चिल्ला के बैठ गई कि भाई ये हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाता है, रिलीजन चेंज करवाता है, ये करता है, वो करता है। किसी ने उंगली तक लगाई है उसको? कुछ नहीं। उल्टा मुझे लोग डराते धमकाते रहते हैं कि तुम बोलती रहती हो, तुम्हारे पर अटैक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। लेकिन मियां मिट्ठू को तो कोई कुछ नहीं कहता। इमरान खान के साथ उसकी फोटो है, आपको मिल जाएगी। जो पहले आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा साहब, उनके साथ आपको मियां मिट्ठू की फोटो मिल जाएगी। यानी इस तरह के आदमी के साथ कोई किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ कैसे फोटो बना सकता है, मुझे हैरत है। और लोग वहां पर चिल्ला रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, दुहाइयां दे रहे हैं, और ये कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हो, तो अपनी मर्जी से आते नहीं, वो इम्प्रेस हो जाती हैं लड़कियां। तो यही लड़कियां इम्प्रेस हो जाती हैं जो इतनी छोटी उम्र की होती हैं। कोई आदमी इम्प्रेस क्यों नहीं होता, कोई लड़का इम्प्रेस क्यों नहीं होता इस्लाम से? सिर्फ यही क्यों होते हैं? अब ये सारी बातें करो, आपको पता है फिर मुल्ला माफिया पीछे पड़ जाती है। तो यहाँ तो यही चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द ये कुछ बदलने वाला है। चलिए, ये सीरियस बात पर आ गए हम, लेकिन आई एम रियली ग्रेटफुल, आज आपने मुझे खूब हंसाया, हम हंसे, और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स भी मिले। और कोशिश करूंगी जिस दिन दिल्ली का नतीजा आएगा आरजू, उस दिन एक बार फिर से आपसे बात करूं, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान का माहौल जानना जरूरी होगा। क्योंकि जैसा कि आपने अभी कहा कि अगर बीजेपी जीती तो जाहिर तौर पर वहां सन्नाटा ही होगा, लेकिन अगर गलती से परिणाम कुछ और आया तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वहां पे पटाखे छूट जाएं। क्या आरजू, ऐसा नहीं है? ऐसा ही है, अगर स्पेशली अगर कांग्रेस जीत गई तो फिर तो पटाखे चल जाएंगे, बिल्कुल। केजरीवाल जीत गए तो मैं कह रही हूँ तब भी छूट जाएंगे उधर। हाँ, तब भी हो जाएंगे, बस बीजेपी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब है। चलिए, इस सवाल का जवाब अब बस 7 तारीख बीच में है, और उसके बाद हर किसी के सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, योर इनसाइट्स, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। और आप सभी से जिन्होंने ये वीडियो देखा आरजू के साथ मेरा, प्लीज इस चैनल को, अदिति त्यागी ऑफिशियल को, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकॉन भी दबा दें, क्योंकि आपको मेरे और वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये बात मैंने आरजू काजमी के वीडियो से ही सीखी है, तो सोचा वीडियो क्लोज करने से पहले आपसे कह दूं। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। बाय।